हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फोट्यूबर। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजा राव। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की ये सीरीज़ हमारी चल रही है। इसमें 2 राइटर और हमारे बचे हैं, इनको फटाफट पूरा कर देते हैं। दिवाली फेस्टिव सीजन की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाई, इसलिए सॉरी। तो आज हम पढ़ेंगे राजा राव। ये हमारे इंडियन राइटर हैं और इंडियन होने के साथ साथ इनको हम अमेरिकन राइटर भी बोलते हैं। अमेरिकन राइटर इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जन्म है वो मैसूर कर्नाटक के अंदर हुआ था और इनकी जो डेथ है वो यूएस उधर हुई थी, अमेरिका के अंदर हुई थी, यूएसए के अंदर हुई थी 2006 के अंदर। और इनका जन्म है वो नवंबर 1908 के अंदर हुआ था। हसन मैसूर के अंदर हमारे 2-3 राइटर और भी, एक रामानुजन है जैसे हमारे, वो भी इंडियन में माने जाते हैं। एक हमारे आर के नारायण हैं, तो और एक ये है राजा राव हैं। तो ये 3-4 हमारे राइटर ऐसे हैं जो मैसूर के अंदर पैदा हुए थे। तो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा करवाने की ज़रूरत आपको नहीं है। बहुत ज़्यादा डीप लेवल का करवा दिया तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। तो जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं वही करवाऊंगी। तो आज हम पढ़ते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स। और इम्पोर्टेंट वर्क्स के अंदर इनका क्या दे रखा है कि राजा राव है वो इंडियन अमेरिकन राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल के माने जाते हैं। तो इंडियन, आपको पता है कि इनका जन्म इंडिया में हुआ था। उसके बाद ये यूएसए के अंदर चले गए थे। काफ़ी जगह से इन्होंने अपनी स्टडी की है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से की है, कभी किसी से मिले, कभी किसी, काफ़ी लोगों से इनकी मुलाकात हुई। तो इस तरह से करते करते ये यूएस में भी चले गए। फ्रेंच भी इनको आती थी, इंग्लिश भी इनको आती थी। मैसूर के थे तो इनको कन्नड़ भी आती थी। तो इस तरह से करके मतलब काफ़ी इनके ऊपर बाकी चीज़ों का भी इनके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। और ये अमेरिका के अंदर ही इनकी लास्ट में डेथ हुई थी, तो इसलिए इनको इंडियन अमेरिकन माना जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है ये इंडियन एंग्लो इंडियन है, इंडियन अमेरिकन है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन है या इंडियन है, तो आप इंडियन अमेरिकन बोलेंगे इनको। इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल इन्होंने लिखा था। अगर हम इंडियन लिटरेचर की बात करें तो राजा राव, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद और खुशवंत सिंह, इन चारों का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। तो इन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, ये नॉवल भी लिखते थे। और इनके ज़्यादातर जो वर्क हैं वो स्पिरिचुअल चीज़ों से ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि संकलन, इनका जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो ज़्यादा मिलती हैं इनके संकलन के अंदर, क्योंकि ये ज़्यादातर गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे। इन्होंने इंडियन मूवमेंट के अंदर भी भाग लिया था। इस तरह से करके इनके जो वर्क्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म है वो 8 नवंबर 1908 हसन मैसूर के कर्नाटका के अंदर हुआ था। और उनकी डेथ है वो 8 जुलाई 2006 को यूएसए के अंदर हुई थी। बात करते हैं इनके फादर की। इनके फादर का नाम था एच.वी. कृष्णा स्वामी। और इनकी जो मदर थी उनका नाम था गौरम्मा। वो एक होम मेकर थी और वो जब वो 4 साल के जब ये थी तो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इनके ऊपर सारा धीरे धीरे करके अपनी फैमिली का प्रभाव पड़ा, मदर ना होने का प्रभाव पड़ा। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ों को समझने लगे, जिम्मेवारियाँ इनके ऊपर आ गई। और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपनी स्टडी पूरी की और ये अदर यूनिवर्सिटी में चले गए और वहाँ जाके इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वहाँ जा कर के इन्होंने एक लड़की थी कैमिली मोली के नाम से, वो फ्रेंच की प्रोफेसर थी, वो उनसे ये मिले वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर। और उनसे मिलने के बाद इनकी शादी उनसे हुई 1931 के अंदर। उनका भी जिक्र मैं अभी करूँगी आगे। और फिर उनकी शादी है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम चली नहीं उनके साथ में, क्योंकि 8-9 साल के आसपास ही चली थी। तो उसके बाद इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ ने भी थोड़ा तोड़ दिया था अंदर से, और फिर उस चीज़ को भी इन्होंने अपने एक वर्क के अंदर दिखाने का प्रयास किया है। तो हम बात करते हैं आगे। एच.वी. कृष्णा स्वामी, गौरम्मा इनकी मदर का नाम था। और इन्होंने कैमली मौली से शादी की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक यूनिवर्सिटी में इनको मिली थी, वहाँ प्रोफेसर थी फ्रेंच की। और 1931 के अंदर उनसे शादी की थी। और ये मैरिज क्या थी, लास्टेड अंटिल 1939, सिर्फ 8 साल ये शादी इनकी चली। और उसके बाद में क्या हुआ, जब इनका ये इनके साथ मतलब सेपरेशन हो गया था, डाइवोर्स हो गया था, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया था, अपना एक वर्क है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर आपसे वर्क पूछेगा राजा राव के बारे में तो इनके 2 इंपॉर्टेंट वर्क है, कंथापुरा और द सरपेंट एंड द रोप। द सरपेंट एंड द जो रोप है ये 1960 के अंदर इन्होंने लिखा था। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया है, जो अपना ब्रेक डाउन है अपनी मैरिज का, उसको दिखाने की कोशिश की है। एक जया कर्नाटका नाम की एक पत्रिका थी, उसके भी संपादक भी ये रहे थे। उसके बाद इनका वर्क आता है इम्पोर्टेंट, कंथापुरा। कंथापुरा इन्होंने सबसे पहला इनका नोवेल है जो 1938 के अंदर इन्होंने लिखा था। ये बहुत ही अच्छा और ये गांधीवादी विचारों से प्रभावित है ये वर्क। इसकी मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बता दूंगी। उसके बाद हम बात करते हैं साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी इनको मिला था 1964 के अंदर।
पद्म भूषण मिला था 1969 के अंदर और पद्म विभूषण मिला था 2007 के अंदर। तो इनकी डेथ तो कब हो गई थी, 2006 के अंदर हो गई थी, लेकिन ये मरणोपरांत इनको मिला था 2007 के अंदर पद्म विभूषण। पद्म भूषण और पद्म भूषण विभूषण दोनों बड़े पुरस्कार हैं, वो दोनों इन्होंने जीते हैं अवार्ड। साहित्य अकादमी इन्होंने जीता है 1964 के अंदर। उसके बाद हमारा आता है इनके जो बाकी के वर्क्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा बात कर रहे हैं, फिर मैं आपको कंथापुरा की थोड़ी सी स्टोरी बता दूंगी, क्योंकि ज़्यादातर अगर या तो इनके वर्क के नाम पूछेगा वो आपसे, और अगर किसी भी वर्क के अंदर अगर जाएगा तो वो कंथापुरा की स्टोरी आपसे पूछ सकता है। कंथापुरा में 2-4 इनके मेन इम्पोर्टेंट वो हैं पात्र हैं, करेक्टर्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगी। तो अब हम बात करते हैं इनके नोटेबल वर्क की। नोटेबल वर्क में इनका आता है सबसे पहले कंथापुरा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1938 में इन्होंने लिखा। उसके बाद आता है इनका वर्क सरपेंट एंड द रोप 1960। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, अपनी मैरिज की जो ब्रेकडाउन है उसका डिस्क्रिप्शन इसके अंदर थोड़ा बहुत दिया है। उसके बाद में द कैट एंड शेक्सपियर 1965 के अंदर इन्होंने लिखा। द मीनिंग ऑफ इंडिया 1996 में लिखा। द चेस मास्टर 1988 में लिखा। एक इनका वर्क है ऑन द गंगा घाट, मतलब देसी से नाम इनके मिलेंगे आपको, तो गंगा घाट वाला वर्क है वो 1989 में इन्होंने लिखा। द ग्रेट इंडिया वे है, ये इन्होंने 1998 में लिखा। एक कॉमरेड क्लिरो है, ये इंपॉर्टेंट वर्क इनका माना जाता है, ये पूछ लिया जाता है कई बार ये किसका वर्क है। कैट एंड शेक्सपियर इनका इंपॉर्टेंट है। द सरपेंट एंड द रोप ये आपको याद रखना है, इसकी थोड़ी सी स्टोरी भी आपको याद रखनी है, और बाकी आपको गंगा घाट वाला थोड़ा सा दिमाग में रखना, और ज़्यादा इनके इंपॉर्टेंट नहीं है। एक द पुलिसमैन के नाम से भी आता है, और 2 वर्क और हैं इनके इंपॉर्टेंट, वो बता देती हूँ लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, उनके नाम मैंने इसके अंदर लिखे नहीं है, मैं लिख देती हूँ। 5 इंडियन मास्टर्स, एक ये वर्क इन्होंने लिखा था 2003 के अंदर, लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट ये है नहीं, इसको एक बार आप अगर याद रखो तो रख लेना, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। एक लास्ट लेटेस्ट की अगर बात की जाए तो इनका डेथ के बाद ही वो इनका पब्लिश हुआ था, कलेक्टेड स्टोरी के नाम से 2014 के अंदर एक इनका वर्क आया था, वो लेटेस्ट है इसलिए मैंने बता दिया, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कलेक्टेड के नाम से बहुत लोगों के वर्क है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इनके इंपॉर्टेंट वर्क सिर्फ कंथापुरा, द सरपेंट एंड द रोप, द कैट एंड शेक्सपियर, कॉमरेड क्लिरो, ये 4 वर्क इनको आपको याद रखना है। एक गंगा घाट वाला भी थोड़ा याद रखना, कई बार मैचिंग में आ जाए तो। अब बात करते हैं हम कंथापुरा की। कंथापुरा के अंदर क्या है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्टोरी बता देती हूँ कंथापुरा की। कंथापुरा एक इनका सबसे पहला नोवेल माना जाता है जो 1938 में इन्होंने लिखा। उसके बाद में इस कंथापुरा के अंदर क्या है, एक साउथ इंडियन विलेज है कंथापुरा, ये इस गांव की कहानी है, और इस गांव की कहानी में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसकी नरेटर कौन है, तो एक बूढ़ी सी औरत है, उसका नाम है अचक्का। क्या है उसका नाम, अचक्का, ये इस स्टोरी को सुनाती है अचक्का। तो कई बार इसका नरेटर पूछ लिया जाता है कि कंथापुरा का नरेटर कौन है, तो नरेटर एक बूढ़ी सी औरत है, उसका नाम है अचक्का, और वो किसकी स्टोरी सुनाती है, ये गांधीवादी विचारों से प्रभावित है इनका वर्क, क्योंकि गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, इन्होंने काफ़ी आंदोलनों में भी भाग लिया था, तो इस वजह से ये काफ़ी सारे लोगों से मिले थे। जवाहरलाल नेहरू जी के का भी इनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट है, क्योंकि 1908 में ये जन्म हो गया था इनका, तो ये जो भी हमारा स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह है उनमें इन्होंने भाग लिया था, जेल भी ये गए थे बीच में। तो उसके बाद में क्या है कि साउथ इंडियन विलेज की स्टोरी है ये, और वो बूढ़ी सी औरत अचक्का इसको सुनाती है, और वो किसकी स्टोरी सुनाती है, एक अचक्का एक मूर्ति नाम का एक ब्राह्मण है, यंग लड़का, मूर्ति नाम का एक लड़का है, और वो पढ़ने के लिए शहर में जाता है। तो जब शहर में जाता है तो थोड़ा सा समझदार हो ही जाता है इंसान, जब बाहर जाता है तो वो क्या होता है, जब बाहर जाता है तो वो देखता है गांधीवादी विचारधारा को अपनाने की कोशिश करता है, वो खादी के कपड़े पहनता है, मतलब गांधीवादी विचारों को अपनाता है, मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करता है, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाता है, इस तरीके से करके वो सब चीज़ें अपनाता है जब वो वापस पढ़ के गाँव में आता है। और गांव का पुजारी जब ये सब चीज़ें देखता है तो वो उसके खिलाफ हो जाता है, और वो लोगों को बोलता है कि ये तो गांव में लोगों को भड़का रहा है, ये कर रहा है, लोगों को उकसा रहा है, मतलब ऐसे करके ना उसकी जेल करवा देता है। और इसकी मूर्ति की एक माँ होती है, उसका नाम होता है नरसिम्हा, नरसमा भी आप बोल सकते हो, नरसिम्हा भी बोल सकते हैं, मतलब आपको करेक्टर इसके मेन याद रखने। अचक्का नरेटर है, मूर्ति एक ब्राह्मण है, यंग लड़का है, वो शहर में पढ़ने जाता है, गांधीवादी विचारधारा को अपनाता है, एक गांव का पुजारी है जो उसके खिलाफ हो जाता है, एक मूर्ति की माँ है नरसिम्हा, तो उसकी माँ की तो मौत हो जाती है बाद में। उसके बाद वो एक विधवा लेडी के साथ शादी करता है, रंगम्मा, जो बहुत ही एक्टिव लेडी है, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो भाग लेती है, या मतलब इन चीज़ों के अंदर ना बहुत एक्टिव सी है, सोशल वर्कर टाइप की है रंगम्मा, वो विधवा लेडी है, उससे शादी कर लेता है ये मूर्ति।
और उसके बाद में क्या होता है, जब ये गांव का पुजारी इसके खिलाफ सब लोगों को भड़का देता है, तो एक पुलिसमैन होता है, पुलिसमैन का कई बार नाम पूछ लिया जाता है, पुलिसमैन का नाम होता है बड़े खान। तो वो ना इसकी बहुत पिटाई करता है और फिर इसको जेल भेज दिया। 3-4 महीने की ये जेल काट के आता है, फिर आके देखता कि लोगों के ऊपर तो कोई किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब उनकी विचारधारा नहीं बदलनी है और सब कुछ है, वो लोगों ने लूट खसोट की नीति अपना रखी है और कुछ नहीं है, सब अपने अपने तरीके से जीते हैं, तो मेरे ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। इस तरीके से मतलब क्या होता है, फिर इनकी जो वाइफ है पीछे से, जब ये जेल में होता है रंगमा, ये तो लोगों के ग्रुप बनाती हैं, लेडीज़ के ग्रुप बनाती हैं, उनको थोड़ा सा मतलब ऐसे एडवाइस करती हैं, अब अवेक करने के लिए थोड़ा सा उनको, ताकि वो जागृत हो उसके इन सब चीज़ों के बारे में उनको बनाती है, ऐसे एक वो ग्रुप सा संगठन सा बना लेती है। तो इस तरह से ये स्टोरी चलती रहती है, मतलब मेन इसके अंदर क्या है, गांधीवादी विचारधारा है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो कंथापुरा के बारे में आपको यही याद रखना है। 4-5 इसके कैरेक्टर हैं, अचक्का, मूर्ति की विधवा पत्नी रंगम्मा, और इनकी मदर का नाम है नरसिम्हा, और एक बड़े खान पुलिस है, और एक गांव का पुजारी है। ये सब चीज़ें हैं और इसके अंदर गांधीवादी विचारधारा का जिक्र है। और सरपेंट एंड द रोप की अगर बात आए तो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है ये, क्योंकि इसमें इनकी शादी के ब्रेकडाउन की बातों का जिक्र है। और उसके बाद में ऑन द गंगा घाट, कॉमरेड किलिरो 1976 के अंदर आया था। और मेनली आपको याद रखना है इनका साहित्य अकादमी 1964, क्योंकि सरपेंट एंड द रोप लिखने के बाद इनको ये मिला था, तो मोस्टली यही माना जाता है कि सरपेंट एंड द रोप के लिए इनको मिला था ये। और पद्म विभूषण और पद्म भूषण मिला इनको। पद्म विभूषण इनकी मौत के बाद मिला और पद्म विभूषण इनको 1969 के अंदर मिला। तो 3 इनके पुरस्कार मेन आपको याद रखने हैं। 1938 सरपेंट एंड द रोप, कंथापुरा 1938, और सरपेंट एंड द रोप 1960, और 1964 और 1969 और 2007, ये सब याद रखने हैं आपने। तो राजा राव के बारे में इतना बहुत है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए तो इतना बहुत है। बाकी और अगर किसी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको इनके वर्क है वो थोड़े से अंदर से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।